हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब और आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आज सौरभ पे। सो दोस्तों, आफ्टर लॉट्स ऑफ ईमेल्स एंड कमेंट्स ऑन माय लास्ट वीडियोस, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हियर इज द सेकंड मॉक टेस्ट ऑफ आवर मॉक टेस्ट सीरीज। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि एनटीए ने टेंटेटिव डेट्स निकाल दी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम विच इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, और करंटली राइट नाउ वी आर सिटिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ August, so you have ample time left for your exam। और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा जो मुझसे बहुत सारे लोग अपने कमेंट सेक्शंस में पूछते रहते हैं। मेरी जो सबसे लव्ड वीडियो है हाउ आई गॉट 11th रैंक, उस पर पूछते रहते हैं, वो ये है कि सर क्या हम अभी प्रिपेयर करना शुरू करें तो क्या हम DU-LLB क्रैक कर पाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, आफ्टर गेटिंग द टेंटेटिव डेट्स फॉर DU-LLB जो कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर है, अगर आप आज भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, 6 to 8 आवर्स अ डे दें पढ़ाई को और अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से प्लान करें टू सक्सेस, तो आप लोग इजीली DU-LLB क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों, उसी मेरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी प्रिपरेशन फॉर एवरी एग्जामिनेशन विच यू वांट टू क्रैक इज द मॉक टेस्ट और द सैंपल टेस्ट पेपर ऑफ दैट एग्जामिनेशन। सो यहां पे मैं फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों को ला रहा हूं और मैंने इस मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। ये दूसरा मॉक टेस्ट है, तो अगर आप लोगों ने पहला मॉक टेस्ट नहीं देखा तो आप जाएं और वो भी करें। और अगर आप पहला मॉक टेस्ट कर चुके हैं और दूसरे का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम अपना सेकंड मॉक टेस्ट अनलीश करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग नए इस वीडियो में आए हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है इन वीडियोस के थ्रू कि आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद अपने रजिस्टर में 1 to 100 तक जो आपने काउंटिंग लिखी हुई है, यानी आपने आंसर्स की मार्किंग के लिए 1 to 100 तक जो काउंटिंग लिखी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के आप आंसर को मार्क करें और फिर वीडियो को अनपॉज करें, आंसर चेक करें और उसका एक्सप्लेनेशन सुने। अगर आपका आंसर सही है और एक्सप्लेनेशन से मैच खा रहा है तो यू आर राइट टू गो, और अगर आपका आंसर गलत है और एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं खा रहा है तो आप उस आंसर को राउंड कर लें और बाद में इसको दोबारा से देखकर और उसके ऊपर वर्क करके उस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करें आने वाले DU-LLB एग्जाम के लिए। सो दोस्तों, 1 to 100 तक अपने रजिस्टर में आप काउंटिंग लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू करने वाले हैं आज के इस मॉक टेस्ट के साथ। अगेन लास्ट मॉक टेस्ट की तरह, डोंट फॉरगेट टू राइट योर राइट questions and wrong questions in the comment box, ताकि हम लोग और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स इस चैनल को फॉलो करते हैं वो लोग भी अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन और अपने कितने मार्क्स उनके आ सकते हैं उसकी प्रिपरेशन को भी देख पाएं। तो इसलिए अपना 1 to 100 आप काउंटिंग लिखने के बाद जो भी आपके एंड में राइट क्वेश्चंस हैं उनको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन ऑन ट्रैक है कि नहीं। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करें, आइए शुरू करते हैं आज की मॉक टेस्ट सीरीज और देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आइए ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच इज द करेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्रिमिनल डिसेप्शन, यानी क्रिमिनल डिसेप्शन करने के लिए, यानी क्रिमिनली डिसीव करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट है जो इनमें से सही है। डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, डिसऑनेस्टली रिसीविंग ऑफ प्रॉपर्टी, मेकिंग डैमेज बाय एन एक्ट, इंटेंशनली गिविंग अ कंसेंट। तो दोस्तों, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इसका राइट आंसर है, यानी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है फैक्ट्स को छुपाना। तो अगर आपने किसी को डिसीव करना है, यानी आपने किसी को धोखा देना है, तो आप क्या करेंगे, फैक्ट्स को छुपाएंगे। आप उस व्यक्ति को बताएंगे नहीं कि ये चीज़ में ये कमी है, आप उसे वो चीज़ दे देंगे और बाद में उस व्यक्ति के साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि उसे जब पता चलेगा कि इस चीज़ में एक कमियां थी। डिसऑनरली रिसीविंग ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, मेकिंग डैमेज बाय एन एक्ट नहीं हो सकता, इंटेंशनली गिविंग कंसेंट एकदम ही अलग बात हो गई है। दोस्तों, दूसरा है ओम्बड्समैन रेफर्स टू द पर्सन। दोस्तों, ऐसे वर्ड्स आपको बहुत सारे आएंगे। आप इसलिए जब भी LLB एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लॉ रिलेटेड वर्ड्स और इन सबको बहुत अच्छे से याद कर ले। ओम्बड्समैन बेसिकली, आपने अगर अन्ना आंदोलन के समय लोकपाल का कंसेप्ट सुना होगा, तो ओम्बड्समैन बेसिकली वही व्यक्ति होता है। तो इसमें आप ऑप्शंस देख लें। हु लुक्स इनटू कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, यस। हु इज चीफ ऑफ गैंग, नो। हु इज डिक्लाइंड फ्रॉम कोर्ट पर प्रोसेस, नो। हु इज रिटायर्ड जज। इसका आंसर दोस्तों ए है, हु लुक्स इनटू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, यानी पब्लिक अथॉरिटीज यानी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स को देखता है उसे ओम्बड्समैन कहते हैं। ये वही अन्ना आंदोलन के समय जो लोकपाल की जो बात कही गई थी वो इस ओम्बड्समैन कंसेप्ट से आई थी। ओम्बड्समैन वर्ड जो बेसिकली कहाँ से आया है, आप इस पर रिसर्च करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ओम्बड्समैन
जो प्रिंसिपल है वो आया कहाँ से, लोकपाल का जो कंसेप्ट था वो कहाँ से आया है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है दोस्तों। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो दोस्तों बेसिकली अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं और आपको नहीं पता तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया करें, क्योंकि आप अगर किसी भी क्वेश्चन को गलत मार्क करेंगे तो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है। बट क्योंकि हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग जो कंसेप्ट हमें नहीं पता उनके बारे में पढ़ें। तो दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली एक डॉक्ट्रिन थी, एक रूल था जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर अगर कोई भी जो प्रिंसली स्टेट है अगर उसका रूलर विदाउट अ हेयर मर जाता है, यानी उसको उसकी कोई औलाद नहीं होती, उसको कोई बच्चा नहीं होता, तो जो प्रिंसली स्टेट है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाएगी, यानी वो ब्रिटिश क्राउन को सबमिट हो जाएगी और वो फिर उस रूलर की कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो दोस्तों जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कंसेप्ट है ये लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। इसमें आप देख सकते हैं सी में लॉर्ड डलहौजी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। आपने हिमाचल स्टेट में एक टाउन का नाम सुना होगा डलहौजी, बहुत ही फेमस है, वो भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। सो दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन इज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ही सर्वोसर्वी है, उसके पास जरूरी पावर सिर्फ रबर स्टैम्प्स की होती हैं। बट द ऑफिशियल हेड जो हम कहते हैं ना रिपब्लिक, तो रिपब्लिक जो इंडिया की वो है इसलिए बनती है क्योंकि जिसका स्टेट ऑफ द हेड है वो इलेक्टेड है, इलेक्टेड बाय द पीपल है, दो इनडायरेक्टली है बट इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन एंड द हेड ऑफ द स्टेट। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या और चीज़ों के लिए जाना जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ रेड क्रॉस बिल्कुल नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, चेयरमैन एक्स ऑफिशियो ऑफ लोकसभा बिल्कुल भी नहीं, क्या वो चेयरमैन होता है लोकसभा का? नहीं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, यस, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है आप उसके बारे में जरूर पढ़ें। उसके साथ साथ आपको चेयरमैन के बारे में तो पता है जो कि अपना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, मगर जो डिप्यूटी चेयरमैन होता है ऑफ इंडिया का इस समय करंट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ इंडिया कौन है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप अच्छे से पार्लियामेंट को फॉलो कर रहे हैं जो कि करंटली इन सेशन है तो आपको पता होगा कि डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट कौन है। आप क्वेश्चन से क्वेश्चंस निकालने की आदत डालिए दोस्तों, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि एक मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन दे दिया आपने उसका आंसर मार्क कर दिया। कोशिश करें, अपनी हैबिट बनाएं। मैं 11th रैंक इसलिए ला पाया, अच्छे मार्क्स इसलिए कर पाया क्योंकि मॉक टेस्ट तो आपको अबेंडेंस में नहीं मिलने वाले, आपको पता है मॉक टेस्ट पेड होते हैं और मैं भी अगर कोशिश करूंगा तो आपको सितंबर एंड तक 6 या 8 मॉक टेस्ट दे पाऊंगा, उससे ज्यादा मॉक टेस्ट मैं भी नहीं दे पाऊंगा। तो आप फिर बाकी कैसे करेंगे प्रिपेयर? तो आप ऐसे ही प्रिपेयर करा करें जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर दिए हुए हैं या जहां पे आप सैंपल पेपर कर रहे हैं या आपके पास कोई और XYZ क्वेश्चन आ गया है तो आप उस क्वेश्चन से ही कोई क्वेश्चन निकालिए। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो चेंज होगी, बढ़ेगी, आपके क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है और आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वाइस प्रेसिडेंट कि वाइस चेयरमैन यानी डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है। आपको बता दूं एक और क्वेश्चन हो सकता है, अभी राज्यसभा का जो लीडर ऑफ द हाउस है वो भी चेंज हुआ है। पहले थावरचंद गहलोत थे, वो अब गवर्नर बन चुके हैं। किस स्टेट के गवर्नर बने हैं वो पता करें, ठीक है। उनकी जगह पे कौन नया बना है? पीयूष गोयल इज द न्यू लीडर ऑफ द हाउस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करने चाहिए करंट अफेयर्स के अंदर भी। तो अगला क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं, द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा को अपना आंसरेबल होते हैं और लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए आप कभी भी पार्लियामेंट मत कर लीजिएगा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो केवल लोकसभा के लिए आंसरेबल होते हैं और उनको लोकसभा के एक एक मेंबर का जवाब मैंडेटरी देना पड़ता है, क्योंकि लोकसभा का जो एक एक मेंबर है वो पब्लिक से चुनाव आता है। और जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिवली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है लोकसभा। तो इसलिए Council of Ministers are collectively responsible to लोकसभा। Which one of the following can amend fundamental rights? तो दोस्तों fundamental rights कौन कर सकता है? इसका आंसर पार्लियामेंट है। फंडामेंटल राइट्स को करने के लिए आपको कौन सी टाइप ऑफ मेजोरिटी चाहिए?
अगर आप लोग लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अगर यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या आप क्लैट के लिए किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि कितनी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी होती है, सिंपल, स्पेशल, एब्सोल्यूट, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को एक और होमवर्क दूंगा। इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन निकालिए कि अगर फंडामेंटल राइट्स को रिमूव करना होता है तो उसके लिए कौन सी टाइप ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होती है और वो मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी में भी कुछ मेजॉरिटीज होती हैं जिसमें स्पेशल प्लस स्टेट्स का असेंट भी चाहिए होता है, वो भी एक टाइप ऑफ मेजॉरिटी है। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है, आप इन सबको होमवर्क करके रिसर्च जरूर करें और उनके ऊपर पढ़े जरूर। दोस्तों, मेरा जो सबसे ज्यादा फेमस इस YouTube चैनल पे जो कंसेप्ट है, जो बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं और जिसके लिए इतने सारे बच्चे आके इन वीडियोस को देखते हैं, वो यही है कि मैं क्वेश्चंस भले ही 100 बनाऊं मॉक टेस्ट में, मगर आप लोगों को उन क्वेश्चंस में से इतने सारे क्वेश्चंस और निकाल के दे दूंगा कि आप लोगों को लगेगा कि आपने कम से कम 200-250 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर लिया है इस 1.5 घंटे या 2 घंटे की वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी सीज टू बी फंडामेंटल राइट फ्रॉम विच ईयर। सो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो सीज हुआ था 1976 के अंदर। 1976 या 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो शी ब्रॉट इन 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट वाज नोन एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बतेरे चेंजेस हुए थे, जिसमें से एक चेंज ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारा आर्टिकल 31 था उसको रिमूव कर दिया गया था और राइट टू प्रॉपर्टी जो उस आर्टिकल के अंदर आता था वो चेंज कर दिया गया था। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 31 जो है उसको पढ़ें। आप लोग साथ के साथ में पढ़ें कि 1976 के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट आया था उसमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स और हुए थे। एक होमवर्क की तरह आप इस क्वेश्चन से भी वो क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग सब कुछ कर जाते हैं मगर वो एक छोटा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट हमारे माइंड से मिस हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस, आज तक इंडियन हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि किसी प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया हो। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन देगा तो वो किसको देगा? क्या वो चीफ जस्टिस को देगा, क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देगा, या वो क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी अपने से जूनियर को वो रेजिग्नेशन देगा। ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है और लोग इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि जो बॉस है यानी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? क्योंकि उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपना रेजिग्नेशन अपने से नीचे वाले को देता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एम्ड A, to arouse in the people of each area intensive and continuous interest of the community development program, okay. To work for the upliftment of Harijan, बिल्कुल नहीं. To ensure rural development, okay. To increase agriculture production, दोस्तों इसका आंसर है C, to ensure rural development. पंचायती राज सिस्टम कितने टायर का होता है? 3 टायर का होता है। 3 टायर में ब्लॉक जो सबसे, सॉरी मैं तो आंसर ही बता दिया, जो सबसे लोएस्ट टायर होता है उसे क्या कहते हैं? उसके बाद मीडियम टायर जो होता है उसे क्या कहते हैं? जो थर्ड टायर होता है, जो हाईएस्ट टायर होता है जिला परिषद का, वो मतलब मैंने बता ही दिया, उसको क्या कहते हैं? इन तीनों टायर्स के बारे में आपने पढ़ना है। इन तीनों टायर्स के क्या क्या पावर्स होती हैं पंचायती राज सिस्टम में, आपने इसको पढ़ना है। पंचायती राज सिस्टम किस के अपना अमेंडमेंट के थ्रू आया था, कौन से आर्टिकल में वो आया था, ये आपने जरूर करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस निकालने हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन ग्रांटेड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड फीचर व्हिच वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, आंसर इज यूएसए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी जो हम लोगों ने चीज़ें बोरो करी हैं वो यूएसए से करी हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुडिशियल सिस्टम है वो यूएसए से बहुत ज़्यादा मेल खाता है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीज़ें इंस्पायर करी थी, चाहे इमरजेंसी की बात हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो, चाहे एफडीआरस की बात हो, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के कंसेप्ट की बात हो, चाहे हमारे बाई कैमरल सिस्टम की बात हो, ये हमने किन किन कंट्री से इंस्पायर करती है, आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये किन से हमने इंस्पायर करी थी, एक आप इनकी लिस्ट बना लीजिए। अगर मैं करूंगा कि अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं ये लिंक जरूर डालूंगा कि कौन सी चीजें कहां से इंस्पायर थी, आप उसको जरूर पढ़िए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये आ जाते हैं। A master is liable for the wrongs committed by his servant. It is called as, दोस्तों, joint liability. joint liability का मतलब होता है कि दोनों की liability बन गई vicarious liability। ये एजेंट और वाला, यही आंसर इसका सही है। इसका आंसर है बी, vicarious liability। तो दोस्तों, vicarious liability कंसेप्ट है जिसके अंदर the master is responsible for all the
क्राइम्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट ऑन द कोर्स ऑफ ड्यूटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉर्ट के अंदर आता है वाइकेरियस लायबिलिटी का, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी आई जाते हैं। उसके अंदर आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉय अपनी कोर्स ऑफ ड्यूटी के अंदर था, यानी अगर वो ड्राइवर है तो क्या वो उस समय ड्राइवरी कर रहा था जब उसने एक्सीडेंट करा, या फिर वो उस समय अपने घर के नीचे खड़ा हुआ ऐसे ही कुछ कर रहा था, अपने कोर्स ऑफ ड्यूटी में नहीं था, उसने तब एक्सीडेंट करा। यानी जब वो अपनी पर्सनल गाड़ी चला रहा था उसने तब एक्सीडेंट करा, या जब वो मालिक के किसी काम के लिए गाड़ी चला रहा था उसने तब एक्सीडेंट करा। उसी से डिफाइन होगा कोर्स ऑफ ड्यूटी से कि क्या वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर उसके ओनर को पनिशमेंट मिलेगी। दोस्तों अगला है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस इज अ प्राइवेट रेमेडी, इज अ जुडिशियल रेमेडी, इज अवेलेबल एज डिफेंस ऑन इन सिविल लॉ ओनली, इज अवेलेबल ऑन बोथ टॉर्ट्स एंड क्राइम्स। तो दोस्तों सेल्फ डिफेंस का जो कंसेप्ट है वो हर जगह पे अवेलेबल है। सेल्फ डिफेंस अपने आप को, जब आप पे कोई क्राइम हो रहा हो, अत्याचार हो, तो अपने बचाव के लिए किया गया कोई भी कार्य हमारे भारतीय कानून के अंदर कभी भी क्राइम नहीं माना जाता। ठीक है, इसके अंदर भी सेल्फ डिफेंस जो होता है, क्या वो सिर्फ अपनी पर्सनल बॉडी पे होता है या प्रॉपर्टी के लिए भी होता है, क्या वो थर्ड पार्टी की बॉडी या थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। तो ये जो कंसेप्ट है प्राइवेट डिफेंस का, ये आपको आईपीसी के अंदर मिल जाएगा। आईपीसी के जो सेक्शंस हैं अपना, उनके अंदर आप इसको ढूंढ सकते हैं इजीली, और आप इसको जरूर पढ़ें क्योंकि सेल्फ डिफेंस का कंसेप्ट टॉर्ट से लेकर क्राइम यानी क्रिमिनल लॉ के अंदर जो आता है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। सो दोस्तों सेल्फ डिफेंस के बाद द स्लेंडर इज अ क्राइम, अ टॉर्ट, अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दोस्तों स्लेंडर बेसिकली होता क्या है? स्लेंडर बेसिकली डेफेमेशन, एक फॉर्म ऑफ डेफेमेशन है, मुंह बोली डेफेमेशन। यानी आपने अगर किसी को 15 लोगों आगे बोल दिया कि ये चोर है तो ये एक तरीके का स्लेंडर हो जाता है। और डेफेमेशन का एक पार्ट स्लेंडर है, एक डेफेमेशन का पार्ट लाइबल है, एक स्लेंडर है, इनुएंडो है, ऐसे करके डेफेमेशन बहुत तरीके के होते हैं। उसी के अंदर स्लेंडर होता है जो मुंह बोली डेफेमेशन होती है। तो स्लेंडर बेसिकली एक तरीके का जो है वो टॉर्ट है, डेफेमेशन को टॉर्ट के अंदर रखा जाता है। हाँ, क्रिमिनल डेफेमेशन भी माना जाता है। इसके अंदर ऑप्शन अगर मैं चूज करता, तो अगर दोनों का ऑप्शन होता कि टॉर्ट और क्राइम, तो मैं दोनों को चूज कर लेता, मगर इसके अंदर अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बेस्ट पॉसिबल नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन पे आऊं तो वो टॉर्ट है। मुस्लिम मैरिज इज, दोस्तों पहला आंसर है सेक्रामेंट, यानी बहुत ही सात्विक होती है, बहुत जन्मों जन्मों का साथ वाली होती है। नहीं, डिवाइन कमांडमेंट नहीं, भगवान ने बोला वो होती है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट यानी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होती है। नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका आंसर है बी, मुस्लिम मैरिज एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जहां पे हिंदू मैरिज बहुत सेक्रोमेंट होती है, यानी उसको बहुत पवित्र माना जाता है। वहीं पे जो मुस्लिम मैरिजेस होती हैं, दे आर मोर लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लड़की लड़के के पास जब जाती है तो लड़का उस लड़की के मतलब आने के लिए कंसिडरेशन पे करता है, जिसको मेहर कहा जाता है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ को जब पढ़ें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, उसमें आप एडॉप्शन और मैरिज के इस कंसेप्ट को जरूर पढ़ लें, मेहर को और इन सब चीज़ों को। तो आप मुस्लिम जब मैरिज की बात करें तो वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि एक सेक्रोमेंट यानी पवित्र रिश्ता। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसका, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज में आप थोड़ा पर्सनल लॉ पे आ गए, कि लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे बोला था कि सर पर्सनल लॉ में यानी फैमिली लॉ में क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं थोड़ा इस बार लेकर आया हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 इज कंपलसरी, ऑप्शनल, सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैरिज रजिस्ट्रार और नन ऑफ द अबव। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज जो है वो कंपलसरी होती है। इवन आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ेंगे तो उसके अंदर स्पेसिफिकली इसके लिए सेक्शन भी दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज का। तो आप जो मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम पर्सनल लॉ में क्या पढ़ें, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा आप हिंदू मैरिज एक्ट को पढ़ें। मैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो स्पेसिफिक स्पेशल सेक्शंस हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा, और साथ के साथ आपको मैं ये बता दूंगा कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट के अलावा हिंदू एडॉप्शन एक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट और सक्सेशन से कभी क्वेश्चन इतने आते नहीं हैं, यूजुअली एडॉप्शन और हिंदू मैरिज एक्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एक्ट को जरूर पढ़ें, उसका रफली ओवर व्यू ले लें। साथ में अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो आप उसके अंदर मुस्लिम लॉ के अंदर जो मुस्लिम मैरिजेस हैं आप उनको जरूर करें। दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो हमारा 17th क्वेश्चन है वो, इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स ऑलवेज अनलिक्विडेड डैमेजेस आर अवॉर्डेड, द मीनिंग ऑफ नॉट अनसर्टेनेबल अप्रॉक्सीमेटली अराइव्ड एट, penal or exemplary both A and B। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है डी, बोथ A and B। अनलिक्विडेड डैमेजेस जो होते हैं बेसिकली टॉर्ट में दिए जाते हैं। अनलिक्विडेड डैमेजेस का मतलब ये होता है कि जो डैमेजेस पहले से डिसाइडेड ना हो। जैसे कि हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो उसमें
जो डैमेज यानी जो उसमें जो पनिशमेंट्स है एक तरीके का क्राइम के लिए, वो पहले से डिसाइडेड होता है कितने टाइम का है क्या, तो वो लिक्विडेटेड फॉर्म में है। अनलिक्विडेटेड फॉर्म मतलब होता है जो कि पहले से डिसाइडेड ना हो। तो टॉर्ट में जो डैमेजेस दिए जाते हैं वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। आप इस क्वेश्चन से ये भी निकाल सकते हैं। और दूसरा, अनलिक्विड डैमेजेस का मतलब क्या होता है, नॉट असर्टेनेबल, यानी पहले से असर्टेन ना हो, और अप्रॉक्सीमेटली अराइव्ड एट, और एक तरीके से अप्रॉक्सीमेटली पहुंचा जाता है कि आपको इतना नुकसान हुआ है तो आप इतने पैसे ले लीजिए या इतना आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। 18 द लॉ ऑफ टॉर्ट्स हैज लार्जली डेवलप्ड थ्रू। तो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है बेसिकली किन चीज़ों से बना है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा है जुडिशियल डिसीजंस, कस्टम्स, लेजिस्लेशंस, नन ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे जो लॉ ऑफ टॉर्ट है बेसिकली वो जुडिशियल डिसीजन से बना जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जुडिशियल प्रेसिडेंट सुप्रीम माने जाते हैं, क्योंकि उसके कोई भी जो लॉ ऑफ टॉर्ट है वो बिल्कुल भी कोडेड नहीं होता। कोई भी उसके अंदर क्राइम के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन या स्पेसिफिक पनिशमेंट लाइक आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, इस तरीके से नहीं है। तो इसलिए जो टॉर्ट है वो एक तरीके से जुडिशियल प्रेसिडेंट्स यानी जुडिशियल ऑर्डर्स से ही डिसाइड किया जाता है कि अगर ये क्राइम होता है तो इस क्राइम के लिए ये सजा दी जानी चाहिए फ्यूचर में। अगला है डैश आर वर्ड्स विच अपीयर इनोसेंट बट कंटेन अ लेटेंट मीनिंग विच इज डेफेमेटरी। मैंने अभी आपको बताया था कि डेफेमेशन के अंदर कई तरीके की फॉर्म्स होती हैं और उसमें से ही एक फॉर्म है ऐसा तरीका जिसमें आप इनोसेंटली मगर दूसरे बंदे को डिफेम कर दे। यानी आप जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं, जैसे कि आप मतलब हम किसी स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहते, बट दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे ही बहुत प्यार से मलाई लगा के किसी भी ऑपोजिशन वाले की बेइज्जती कर देते हैं, उसे डिफेम कर देते हैं, तो उस फॉर्म ऑफ डिफेमेशन को कहा जाता है इनवेंडोस। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो सी है। लाइबल मैंने आपको बता दिया था, रिटन डिफेमेशन होता है, यानी आप उसे पब्लिश कर दें किसी आर्टिकल के थ्रू या आप उसे चिपका दें दीवारों पर लिख कर। स्लेंडर मैंने अभी पीछे क्वेश्चन गया उसमें आपको बताया कि वो मुंह से बोली गई एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट होती है। इनवेंडो होता है यानी बहुत ही प्यार से आपने किसी बंदे को डिफेम कर दिया। देयर आर 4 स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ क्राइम: इंटेंशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। द अटेम्प्ट टू क्राइम commit a crime is yes it's a punishable। आप लोगों ने सुना होगा attempt to murder, attempt to suicide, ऐसे attempts को भी आईपीसी के अंदर क्रिमिनल बोला गया है। यानी आप अगर कोशिश कर लें किसी बंदे को मारने की तो आप एक तरीके से अटेम्प्ट टू क्राइम यानी उस क्राइम को करने के अटेम्प्ट के लिए भी आपको पनिश किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और आप उसमें नोट कर सकते हैं कि प्लानिंग टू क्राइम इज नॉट पनिशेबल, अटेम्प्ट टू क्राइम इज पनिशेबल। यानी आप प्लान कर रहे हैं कि मैं इस बंदे को मारूंगा, वो पनिशेबल नहीं है, मगर आपने अगर उस मारने की प्रक्रिया में अपना कदम बढ़ा लिया है, यानी आपने उसकी तैयारी कर ली है और उस बंदे को आप मारने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं उस प्रोसेस में, तो फिर आप उसके लिए पनिशेबल होने वाले हैं। So दोस्तों 21 is dash are those offences which are punishable with imprisonment for 2 years or less. These offences can be compromised between the parties. So जो offences को compromise किया जाता है उन offences को कहा जाता है compoundable offences. Type of offences आप जरूर पढ़े: bailable, non-bailable, compoundable, non-compoundable, cognizable and non-cognizable. तो दोस्तों ये type of जो अपना ऑफेंसेस हैं आप इनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं। Lawyers are officer of the court and are constituted into an independent प्रोफेशन। तो दोस्तों ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशन और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है वो एडवोकेट्स के बारे में देखा है एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर। तो एडवोकेट एक्ट 1961, आपने एडवोकेट एक्ट 1961 पढ़ना नहीं है, बट इसके आप अंदर थोड़ा जान सकते हैं। एडवोकेट एक्ट 1960 के अंदर बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप उसका थोड़ा ओवरव्यू जरूर लेकर जाए, क्योंकि आप लॉ के एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप फ्यूचर एडवोकेट्स बनने वाले हैं, तो आपको एडवोकेट एक्ट के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में आ जाता है। डैश आर्टिकल इन क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो दोस्तों आर्टिकल इज 141। ये मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में आर्टिकल्स को याद करने का तरीका बनाया था। 141 यानी एक 1 for 1, यानी जो एक है वो एक ही है। तो ये फिर एक तरीके से एक आप इसको ट्रिक लर्न कर सकते हैं। आर्टिकल 141 जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात करता है अ पार्टी हु सफर लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन इन द यूजुअल कोर्स क्लेम। दोस्तों आप कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने की वजह से लॉस सफर करती है वो डैमेजेस के लिए अप्लाई कर सकती है। उसमें कई टाइप के डैमेजेस हैं: स्पेशल डैमेजेस, पीनल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस। तो आप दोस्तों पहला आंसर ए ऑर्डिनरी डैमेजेस को मार्क कर दें। अ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। तो दोस्तों नॉन ग्रेशियस एक्ट और ग्रेशियस एक्ट, पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रेशियस एक्ट क्या होता है। ग्रेशियस एक्ट होता है जो आउट ऑफ गुड
बीइंग आप किसी के लिए करते हैं, किसी के लिए अच्छा सोच के आप करते हैं कि मैं इस बंदे को ये काम कर देता हूँ आउट ऑफ ग्रेशियसनेस। तो नॉन ग्रेशियस क्या हुआ, जो आपने ऐसे सोच के नहीं करा, यानी आपने उसे एक बिजनेस टर्म में करा, प्रोफेशनल टर्म में करा। तो अगर कोई बंदा किसी भी नॉन ग्रेशियस एक्ट से बेनिफिट होता है तो उसको क्या होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए है, इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक कंपनसेशन फॉर दैट बेनिफिट। यानी अगर आप किसी नॉन ग्रेशियस एक्ट से बेनिफिट हुए हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज उस बेनिफिट के लिए पे करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गेट बेनिफिट ऑन द वर्ज ऑफ अदर पर्सन्स एक्सपेंस। अगला है एन एग्रीमेंट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक ऑफिस इज, अगर हम कोई एग्रीमेंट करें जो पब्लिक ऑफिस के बेनिफिट शेयर करने के लिए, तो दैट इज वॉइड। सो इसका आंसर है सी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस इज रिलेटेड टू, डैमेजेस आर अवॉर्डेड टू सेट एन एग्जाम्पल, डैमेजेस ऑफ लॉस अराइजिंग इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, डैमेजेस फिक्स्ड बाय द कोर्ट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है डैमेजेस अवॉर्डेड टू सेट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पलरी डैमेजेस, एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है, अगर नहीं आता हो तो थोड़ा सा रिलेट करें। मैं अपने DULLB के जो एंट्रेंस टेस्ट का आपको एक बताता हूं। मैंने जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे तो उसके बाद कम से कम भी 18-19 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे को नहीं आते थे। उसमें से मैंने 11 से 12 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करे जो मेरे 50-50 थे, यानी मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था ऐसे ही तरीके से। तो मैंने वो 11 जो अटेम्प्ट करे उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन राइट हुए, और शायद अगर मेरे वो 9 क्वेश्चन राइट नहीं होते तो मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आती और ना ही मैं DULLB के लिए क्वालिफाई कर पाता। इसलिए कुछ आप लोग अगर कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम्पलरी डैमेजेस के बारे में नहीं पता तो आप आंसर को देखें, एग्जाम्पल एग्जाम्पलरी को जैसे रिलेट करके भी आप अपनी पॉइंट्स बना सकते हैं। Who is empowered to impose emergency? दोस्तों इसका आंसर है सी, द प्रेसिडेंट। दोस्तों इमरजेंसी हमेशा प्रेसिडेंट लगाता है, आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लें। इमरजेंसी प्रेसिडेंट को रिकमेंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की मीटिंग जो करती है वो होता है, बट इमरजेंसी हमेशा प्रेसिडेंट लगाता है। इसलिए आपसे कोई भी पूछे कि इमरजेंसी किसने लगाई थी तो वो प्रेसिडेंट ने ही लगाई थी। लास्ट टाइम DULLB के अंदर क्वेश्चन आया था जो आप 2020 वाले मेरे क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं मेरे इस चैनल के ऊपर। उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया था कि 1975 की इमरजेंसी किसने लगाई थी। उसमें उन लोगों ने फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी, ऐसे कई सारे नाम दिए थे। तो दोस्तों सारे लोग इंदिरा गांधी को मार्क कराए थे जो कि गलत था। असली आंसर था फखरुद्दीन अली अहमद जो कि उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इमरजेंसी हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगाता है, इसलिए कंफ्यूज कभी भी ना आए। क्वेश्चन कभी भी इमरजेंसी रिलेटेड पूछा जाए कि कौन लगाता है तो आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो दोस्तों क्वेश्चन है हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी मीटिंग को जो प्रिसाइड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। द काउंसिल मिनिस्टर टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू, ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पूछा गया था। यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो लोग सोचते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन है वो जाता है प्राइम मिनिस्टर को, बट ऐसा नहीं है। वो रेजिग्नेशन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वो व्यक्ति है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ दिलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेंसरशिप, तो आंसर इज आर्टिकल 19। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम्स। अगर आप उसको ध्यान से नीचे पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन फ्रीडम्स की लिमिटेशंस के बारे में बात करी गई है, यानी सेंसरशिप के बारे में बात करी गई है। तो इन सारे आर्टिकल्स में 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 22 एक किसी और फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है, बट आर्टिकल 19 ही वो आर्टिकल है जो सेंसरशिप के बारे में बात करता है। So how many person are required to nominate by the president to Rajya Sabha? इसका आंसर है 12. There are 250 members in total. 238 members are elected and 12 members are nominated by the president of India. Now it's a homework for you or it's a work up for you. You guys have to टेल कि कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है इन 12 मेंबर्स को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर लाइफ 4 years 5 years 6 years, इसका आंसर है सी 5 years। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल बाद अपना ऑफिस वेकेट कर देता है चाहे कुछ भी हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन आर्टिकल 124 इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 124 को जरूर पढ़ें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैंने अपना एक वीडियो बनाया है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो वीडियो को आप जरूर चेक करें, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। उसके अंदर सारे के सारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के 395 आर्टिकल्स और आफ्टर अमेंडमेंट जो 400 से ज्यादा हो गए हैं उनको पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए मैंने कुछ कैटेगरिकली आर्टिकल्स मेंशन करे हैं जिनको आप जरूर पढ़े। अगला क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, आंसर इज 1986। 1986 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था।
In actions for negligence, the plaintiff has to prove existence of a duty, breach of duty of defendant, legal injury because of breach. तो इसका आंसर है all of the above। दोस्तों अगर आप negligence की बात कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि उस बंदे की ड्यूटी थी टू केयर टूवर्ड्स यू और उसने वो ड्यूटी ब्रीच करी है और आपको उससे नुकसान हुआ है। जैसे कि आप अगर सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि सड़क पे चल रहे पेडेस्ट्रियन के प्रति आपकी ड्यूटी है सड़क पे गाड़ी चला रहे और लोगों के प्रति कि आप उनका ध्यान रखें। आप अगर उस किसी एक्सीडेंट में इंडल्ज होते तो आप नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर आ जाएंगे और आपको उसके अंदर सजा मिलेगी। अगर वॉलंटायर नॉन फिट इंजरी यानी अगर खुद ही बंदे ने वॉलंटरली अपने आप को उस सिचुएशन में डाला है तो क्या आप बच सकते हैं? इस बारे में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, इफ न्यूज़पेपर पब्लिश अ डेफेमेटरी आर्टिकल रिटन बाय एक्स, हु कैन बी सूड? पब्लिशर ऑफ दैट न्यूज़पेपर, प्रिंटर ऑफ दैट न्यूज़पेपर, मिस्टर एक्स ओनली, मिस्टर एक्स प्रिंटर पब्लिशर एडिटर। दोस्तों इसका आंसर डी है, मिस्टर एक्स प्रिंटर पब्लिशर एडिटर, क्योंकि ये सारे के सारे लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे और ऑफकोर्स ये बात है एडिटर पब्लिशर इन सब के थ्रू वो आर्टिकल गया होगा और उनकी ड्यूटी बनती है कि उसे पढ़े, इसलिए चारों के चारों उस कैटेगरी में आ जाते हैं। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस टॉक्स अबाउट मुस्लिम वाइफ्स राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स। इसका आंसर ए है। दोस्तों शाहबानो और शायरा बानो में कंफ्यूज मत होना। शाहबानो जो है वो राजीव गांधी के टाइम का केस है जिसके अंदर आफ्टर डाइवोर्स मेंटेनेंस के बारे में बात करी गई थी। सेक्शन 125 सीआरपीसी को टच किया गया था और उस तरीके से अपना ये केस जो था लैंडमार्क जजमेंट लेकर आया था। शायरा बानो जो केस है वो बात करता है ट्रिपल तलाक के बारे में जो कि रिसेंटली हुआ केस है और इन दोनों केसों में शाहबानो और शायरा बानो में कंफ्यूज ना हो, जरूर इन दोनों को पढ़ें। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले करा है। डैश इज एन एक्ट विच इज ट्विस्टेड क्रूक विच इज नॉट स्ट्रेट एंड लॉफुल। इसका आंसर है टॉट। टॉट को अगर आप पढ़े तो टॉट का डेफिनेशन डिफाइन अगर आप मीनिंग पढ़े टॉट का मतलब होता है ट्विस्टेड क्रूक्ड और यही वहीं पे बात करी गई है ट्विस्टेड क्रूक्ड के बारे में। तो टॉट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। In criminal law, intention is essential constituent of an offense. In law of torts, intention is relevant. Irrelevant intention is relevant only in some tort. इसका आंसर दोस्तों सी है कि कुछ टॉट होते हैं जिनमें इंटेंशन रेलेवेंट नहीं होता। जैसे कि आप बात कर रहे हैं नेग्लिजेंस की, आपने सोचा नहीं था बट आपने उस बंदे को मार दिया, गिरा दिया, उसे चोट पहुंचा दी, उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा दिया। उस तरीके से एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी आपको मैंने भी बताया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता है चाहे आपका इंटेंशन हो ना हो आपको उसके अंदर सजा मिलेगी क्योंकि वो एक ऐसा क्राइम है जो कि माना जाता है कि होना नहीं चाहिए था। दोस्तों डेफेमेशन इन्फ्रिंजेस पर्सन्स राइट टू रेपुटेशन। डेफेमेशन जो बंदे का राइट टू रेपुटेशन उसे इन्फ्रिंज करता है, इसका आंसर ए है। कॉन्स्पिरेसी नीड एटलीस्ट, इसका आंसर दोस्तों 2 है। मिनिमम 2% आपको किसी भी कॉन्स्पिरेसी को करने के लिए चाहिए होता है। आप किसी से कंस्पायर करेंगे तो उसके लिए सुनने के लिए एक बंदा तो आपको चाहिए होता है, इसलिए मिनिमम जो है कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 बंदे होते हैं। सेक्शन डैश इंडिपेंडेंट कोर्ट पनिशेस द मर्डरर। तो दोस्तों इसका आंसर है डी 302। बहुत ही फेमस है 302 के बारे में ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा और आप लॉ एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 302, 299, 300 अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी मैंने डाला हुआ है। मेरी मोस्ट लव वीडियोस में से एक है इस चैनल के अंदर, वो है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं। आप सारे सेक्शंस कभी भी नहीं कर पाएंगे आईपीसी के, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने बात करी गई है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जो किसी भी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी लॉ एस्पिरेंट के लिए कोई एग्जाम में जो जा रहा है उसके लिए करना जरूरी है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो आउट। सो दोस्तों आप आगे चलते हैं। डैश आर दोज ऑफेंसेस फॉर व्हिच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन। सो दोस्तों इसका आंसर है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। यूजुअली किसी बंदे को अरेस्ट करने से पहले या किसी बंदे के अगेंस्ट एफआईआर करने से पहले पुलिस को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आ जाता है। यानी ये ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि सीवियर नहीं होते। वहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंस होते हैं जो सीवियर होते हैं, उसके अंदर पुलिस को कोई परमिशन नहीं चाहिए, वो जाके उस बंदे को डायरेक्टली प्राइमा फेसी एविडेंस के ऊपर अरेस्ट कर सकती है। सो दोस्तों अगेन मैंने आपको लास्ट बताया था आपने सारे ऑफेंसेस पढ़ने हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। पास कंसिडरेशन मीन्स, दोस्तों इसका आंसर है सी, द प्राइस सेड और सर्विस रेंडर्ड एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। पास कंसिडरेशन होता है जो आपने पिछले प्रॉमिस के लिए, जो आपने किसी चीज का ऑलरेडी पेमेंट करा हुआ है और उसके ऊपर प्रॉमिस अब आगे फुलफिल करना है। P offers to sell his car to Q for rupees 50,000. Q agrees to buy the car offering rupees 45,000. The reply of Q amount to offer, counter offer, invitation to offer और standing offer. So दोस्तों इसका आंसर है काउंटर ऑफर। आपको किसी ने बोला ये चीज 50 रुपए की है, आपने बोला मैं इसे 45 में खरीदूंगा, तो आपने उस बंदे को काउंटर ऑफर कर दिया। अब वो उसके ऊपर है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफर इन सेल्फ सर्विस स्टोर। तो सेल्फ सर्विस स्टोर जब हम जहां पे जाते हैं, चाहे वो स्पार हो गया, चाहे वो 24/7 हो गया, तो उन स्टोर्स के अंदर कौन सा काइंड ऑफ ऑफर आता है उसके बारे में पूछा गया। तो ये पूछा गया है डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट द शॉप विंडो व्हेन द कस्टमर आस्क्स फॉर सम गुड्स देयर इज नो ऑफर इन सच केसेस, पिकिंग अप एन आर्टिकल एंड अप्रोचिंग द कैशियर्स डेस्क फॉर पेमेंट अमाउंट टू
कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। सो दोस्तों इसका आंसर है डी। जैसे ही आपने उस चीज को वहां से उठाया और आप उसे कैशियर काउंटर तक ले गए तो ये बात उससे प्रूव हो जाएगी आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। सो दोस्तों इसका आंसर है डी। An agreement made to sell a cargo of corn which was not exchanged at the time of contract is, so दोस्तों this is a void agreement। दोस्तों void agreement वो agreement होता है जो करना ही इम्पॉसिबल हो। तो जब आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट करा किसी से कॉर्न का और आपके पास कॉर्न थी नहीं या कॉर्न हो ही नहीं सकती थी, तो वो कैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि जो आपका कंसिडरेशन है वो एक तरीके से इम्पॉसिबल है, यानी वो आपके पास है ही नहीं। तो दोस्तों void agreement is the right answer। Party to contract can be discharged for performing इट इफ इट हैज बिकम। दोस्तों अगर कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी बताया इम्पॉसिबल हो जाता है तो जो पार्टी टू दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकती हैं। ये फोर्स मेजॉर के बारे में बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फोर्स मेजॉर का। आप लोग फोर्स मेजॉर को जरूर पढ़े और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी जरूर पढ़ेंगे। दोनों के दोनों यहाँ पे इम्पॉसिबल वाले वे में उसी की बात करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर वॉइड। मनीष पुट्स हिज मनी ऑन ब्लैक हॉर्स इन डर्बी, लॉस्ट इन द रेस, लैटर ही रिफ्यूज्ड टू पे द मनी, रेस ओनर टुक हिम टू कोर्ट, मनीष विल बी चार्ज, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल एंड वॉइड, मनीष विल नॉट बी चार्ज, नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों इसका आंसर है 50 का जो आंसर है वो है ए, मनीष विल बी चार्ज। मैं आप लोगों को बता दूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19th सेंचुरी में बनाया गया था और उस समय जो डर्बी यानी जो रेस हॉर्स होती थी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के टाइम में वो लीगल होती थी, उसे वेजरिंग के अंदर नहीं रखा जाता था। आप आज भी अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये हमारा रेस हॉर्सेस के बारे में वेजरिंग का जो कंसेप्ट है उससे बाहर रखा गया है। इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जा सकता है कि वेजरिंग यानी एक तरीके का जुआ लगाना इलीगल है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, मगर रेस हॉर्स को उस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर और आपके स्क्रीन के ऊपर मैं ये अभी स्क्रीनशॉट डाल भी देता हूं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कि ये इलीगल नहीं है। तो दोस्तों ए इज द राइट आंसर 51। एन ऑफर इज only a declaration of intention, only a proposal has no obligation towards anyone, a willingness to do or abstain from doing something with a view to obtain assent of the person। तो दोस्तों आप अगर इसे पढ़ें तो इसके अंदर जो इसका सही आंसर है वो है इसका आंसर डी, द विलिंगनेस टू डू और abstain from doing it। दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये आपको 2H के अंदर इजीली मिल जाएगी। आपको सेक्शन 2 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट का है उसके अंदर मिल जाएगी, सेक्शन सब सेक्शन ए के अंदर ये डेफिनेशन ऑफर की। तो दोस्तों एट हुज डिजायर कंसिडरेशन मूव, ये आपको पता होना चाहिए। डिजायर प्रोमिसर की होती है, कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पे मूव की जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द अनलॉफुल एक्ट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन इज, जो क्रिमिनल इंटेंशन मैंने आपको बताया था जहां पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस करा था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो एक्ट है क्राइम के अंदर जो कि इंटेंशन की भी नीड नहीं मानता, यानी उसके अंदर इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि किडनैपिंग उसमें से एक कंसेप्ट है। आपने अगर किसी को किडनैप कर लिया विदाउट इंटेंशन, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आता है। तो उसके अंदर आपकी इंटेंशन नहीं भी हो, यानी आपने उसे अनइंटेंशनली उसके गार्डियनशिप से दूर रखा है, तब भी आप उसके अंदर लायबल माने जाएंगे। 54 ए फाइंड्स अ वॉच ऑन द फ्लोर ऑफ द classroom, A picks it up and put it in his pocket instead of returning to the college authorities. Next day he sold it. A is liable for, so answer is criminal misappropriation। दोस्तों क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन सेक्शन 403 के अंदर बात करी गई है, उसके बारे में आप क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट के अंदर अगर जाएं तो डिफरेंस पता करें। थेफ्ट होता है आप किसी बंदे से उसकी वो चीज हड़प लें इंटेंशनली, और क्या कहते हैं आपका पूरा का पूरा मन था उस बंदे से उस चीज को लेने का और आपने उसे ले लिया। मगर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर कंसेप्ट जो होता है वो होता है कि वो चीज आपको एक्सीडेंटली मिली और आपकी इंटेंशन बाद में जागी कि मैं इसे यूज कर लेता हूं अपने बेनिफिट के लिए। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट बहुत ही अच्छे कंसेप्ट्स हैं, दोनों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। डैश इज द क्राइम ऑफ अराउजिंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द आंसर इज ए सेडिशन। सेडिशन बहुत ही फेमस है और आपको सेडिशन के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। आईपीसी के अंदर दिया गया है ये, तो ये जरूर आप इस बारे में जरूर पढ़े। बाइगमी, बाइगमी मींस मैरिज बाय वन व्हेन द सेकंड मैरिज इज स्टिल ऑन। तो आप दूसरी शादी जब करें तो आप बाइगमी के अंदर आते हैं और इसका जो आंसर है वो है सी, द मैरिज बाय वन व्हेन द सेकंड मैरिज इज स्टिल इन फोर्स। So C is the right answer of question 56. An agreement to share the benefits of public office is void. A promise to give money or money's worth upon determination or ascertain of an uncertain event is called as।
तो दोस्तों प्रॉमिस टू गिव मनी या मनी इज वर्थ कोई कहा जाए तो वेजर उसे कहा जाता है। अभी वेजर के ऊपर क्वेश्चन आया था, अब वेजर की डेफिनेशन आ गई है, यानी कोई अनसर्टेन इवेंट जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके ऊपर पैसा लगाना या उसके वर्थ का पैसा देना, उसे क्या कहा जाता है? वेजर, यानी जुआ। यानी आउटकम आपको पता नहीं है बट आप दोनों उस पर पैसा लगा रहे हैं कि आउटकम क्या है। तो वेजर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं, और घोड़े की रेस का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वो वेजर के अंदर नहीं आती है। क्राइम इज अ प्राइवेट रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, स्टेट रॉन्ग। सो दोस्तों क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, इसलिए उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा प्रोसिक्यूट किया जाता है, और स्टेट वो केस लड़ती है जो विक्टिम होता है उसकी तरफ से। तो क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। दोस्तों a surgeon in a good faith communication to patient his opinion that he cannot live, the patient dies of a shock। so इसका आंसर क्या होना चाहिए? A commits murder, A commits no offense, A commit abetment to murder, A commit offense of shock। so दोस्तों जब आपकी इंटेंशन नहीं थी उस बंदे को, कि आप चाहते नहीं थे, अनइंटेंशनली आपने उसे बताया कि ये सोचा भी नहीं था कि उसको इससे शॉक लगेगा कुछ, और वो बंदे की उससे डेथ हो जाती है, तो आप सिंपली बी के अंदर आ जाते हैं, यानी इसका आंसर बी है, A commit no offense, क्योंकि आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। दोस्तों क्वेश्चन है प्रिंसिपल और फैक्ट्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कोई भी प्रपोजल ऑफर आपको मिला है उसकी एक्सेप्टेंस हमेशा एकदम एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कोई कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसका फैक्ट है, ए मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू बी फॉर ₹25,000, बी एग्रीड टू बाय इट फॉर ₹24,000, ए सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू सी फॉर 26,000, नेक्स्ट डे बी सू ए फॉर डैमेजेस। दोस्तों ए ने 25,000 की बात करी थी, बी ने उसे 24,000 में बोला, तो यानी उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, और जब तक आप किसी ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दें वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, जब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा वो लीगली लाइबल ना होकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ किसी ऑफर का, तो किस प्रकार से एग्रीमेंट बन सकता है और किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं बना तो ए किस चीज के लिए लाइबल होगा? तो इसका आंसर ये है, बी विल नॉट गेट एनी डैमेजेस फ्रॉम ए, द आंसर सी इज राइट। दोस्तों प्रिंसिपल है, व्हेन अ पर्सन कंसेंटेड टू एन एक्ट टू बी डन बाय अनदर, ही कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम डूइंग दैट एक्ट प्रोवाइडेड द एक्ट डन इज the same for which consent is given। so दोस्तों कई बार हम लोग कहते हैं वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, यानी आपने उस चीज के लिए खुद कंसेंट दिया और आप उसके अंदर जब उसका रिजल्ट आया और आप वो गलत हुआ तो आप उसके लिए फिर डैमेजेस नहीं मांग सकते। मगर इस चीज में बात की गई है कि जो कंसेंट है वो उसी चीज के लिए दिया होना चाहिए, और डैमेज अगर किसी और चीज से हुआ तो वो कंसेंट मान्य नहीं रखेगा। यानी आपने कंसेंट दिया है ग्रेप्स के लिए और आपको एप्पल दे दिया जाए तो आपका वो कंसेंट मान्य नहीं हो सकता। इसी तरीके से नीचे फैक्ट दिए गए हैं, पी सबमिटेड रिटन कंसेंट ऑफ सर्जन फॉर अंडरगोइंग अ सर्जिकल ऑपरेशन फॉर रिमूवल ऑफ appendicitis, द सर्जन व्हाइल डूइंग अ सर्जरी आल्सो रिमूव द गॉल ब्लैडर ऑफ ए। तो इसके अंदर ऑप्शन है क्या? पी कैन क्लेम डैमेजेस, पी इज नॉट बाउंड टू पे एक्सपेंसेस फॉर द सर्जरी, पी इज रिक्वायर्ड टू पे एक्सपेंसेस फॉर द सर्जरी फॉर appendicitis बट नॉट फॉर गॉल ब्लैडर, पी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। इसमें देखिए आप बी सी ए ये तीनों के तीनों ए और सी दोनों के दोनों जो आंसर्स हैं वो सही लग रहे हैं, बट हमने स्टिक करना है जो सवाल हमसे पूछा गया है, सिर्फ उसी के साथ। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसके लिए पे करे उसके लिए ना पे करे, हम जाएंगे अपने ऑप्शन ए पे, और ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। पी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एस बिकॉज उसने अपना जो कंसेंट था वो एपेंडिसाइटिस के लिए दिया था, ना कि गॉल ब्लैडर के लिए। दोस्तों आंसर क्वेश्चन 63, प्रिंसिपल penal laws provide that whoever voluntarily has a carnal intercourse against the order of nature with any man or woman shall be punished। carnal intercourse के बारे में बात करा गया है, प्रिंसिपल दिया गया, सीधे सीधा पूछा गया, पुलिस ऑफिसर फाउंड अ मैन एंगेज इन अ carnal intercourse with an animal, पुलिस ऑफिसर इज द मैन एंड प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट। इसका आंसर है ए, कोर्ट विल पनिश द मैन फॉर द रेप, क्योंकि ऊपर सीधे सीधा बात करी गई रेप होता है carnal intercourse विदाउट कंसेंट, तो यहाँ पे एनिमल के साथ वो carnal intercourse कर रहा है, वो एनिमल कंसेंट नहीं दे सकता, बट जब carnal intercourse हो गया तो वो रेप माना जाएगा। 64, a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। यानी आप किसी बंदे को अगर डिफ्रॉड करने के लिए या उसके साथ धोखा करने के लिए कोई चीज कर रहे हैं तभी वो फ्रॉड के अंदर आती है, ऐसे नहीं आती है। यहाँ पे ए occasionally hand over his ATM card to B to withdraw money for A on one occasion, B without his knowledge of A uses A's ATM card to find out the balance in A's account but does not withdraw any money। तो जब उसने वो एक्ट ही नहीं करा फ्रॉड वाला, उसके साथ धोखा ही नहीं करा, सिर्फ उसका क्या कहते हैं अपना बैलेंस देखा, तो बी हैज नॉट कमिटेड एक्ट फ्रॉडुलेंटली, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों 65 है, एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी व्हेन एक्सेप्टेड बाय अनदर पार्टी मेक्स इट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये पूछे गए हैं कि ये कंडीशंस हैं, इनमें से कौन कौन से कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएंगी। पी ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर ₹20 लाख टू आर टोल्ड पी दैट ही वाज इंटरेस्टेड टू बाय हिज हाउस फॉर 15 लाख। मैंने अभी बताया था ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इसमें देखिए उसने कंडीशन लगा दी कि मेरे को 15 लाख में खरीदना है, तो ये 1 तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 2 है, सी वाज लुकिंग फॉर अ हाउस नॉट मोर देन 25 लाख, पी इन्फॉर्म सी दैट हिज हाउस वाज अवेलेबल फॉर 20 लाख, तो ये भी नहीं आ
सकता क्योंकि उसमें वो कुछ 25 लाख ढूंढ रहा है, 20 लाख है, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड है, इसके अंदर कंडीशंस हैं, अभी भी इसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है तब तक जब तक ये फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचेगा। दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। के वांटेड टू बाय सम ओल्ड फर्नीचर, एल टोल्ड के दैट ही वुड सेल हिज फर्नीचर फॉर 10,000। ये भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 3 भी आउट हो गया ऑप्शन से। आर एडवाइस टू सेल इज ओल्ड कार फॉर ₹3 लाख एंड एस फाउंड दैट इज एन ऑफर टू बाय इट फॉर 2 लाख। अगेन काउंटर ऑफर आ गया है, ये इसके अंदर जो है वो काउंटर ऑफर लग चुका है। तो मैं बताता हूँ, ये इसमें के वांटेड टू बाय सम ओल्ड फर्नीचर, एल टोल्ड दैट ही वुड सेल हिज फर्नीचर फॉर 10,000। तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं। आर एडवाइस टू सेल इज ओल्ड कार फॉर ₹3 लाख, एस फाउंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफर टू बाय इट फॉर 2 लाख, आर एग्री टू सेल इट। तो दोस्तों जो फोर्थ है इसके अंदर वही आएगा क्योंकि आर उस पर एग्री कर चुका है टू सेल इट। तो ये 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए सिचुएशन 4 इज द करेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड, वॉइड माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। श्यामा माइनर डिसीड ऑफ शॉपकीपर राम विद फॉल्स एज एंड बॉट अ बाइसाइकिल विद द प्रॉमिस टू पे हिम आफ्टर 2 months, but later refused to pay as he sold the cycle to someone else and stayed himself as minor and deemed contract as void. Ram is eligible for compensation as he deceived by Shyam. Ram is not eligible to any damages. Shyam is a minor. Shyam will return cycle or pay charges for same. None of the above. दोस्तों इसका आंसर बी है। मैं आप लोगों को बता दूं इसका आंसर बी क्यों है। आप कहेंगे सर उस बंदे ने उसको धोखा दिया और अपनी एज गलत बताई। अगर उसने अपनी एज सही बताई होती तो क्या पता जो शॉपकीपर है वो नहीं करता उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। पर दोस्तों शॉपकीपर को एज गलत बताना, अपनी स्टेटमेंट से मुकरना, ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल है यानी अपनी पुरानी स्टेटमेंट से मुकरना, वो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल कभी भी माइनर्स के साथ नहीं चलता। इसलिए माइनर अगर डिसीव भी कर दे, गलत एज बता के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी कर जाए या कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी बेनिफिट ले ले, वो कभी भी वो उसको वापस नहीं करना होता। तो इसका आंसर जो है वो बी है। राम इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी डैमेजेस, श्याम इज अ माइनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे हमेशा ध्यान रखेगा कि माइनर अपनी झूठी एज भी बता सकता है और उसके बाद उससे बच भी सकता है। यानी प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, अगर आपने डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल नहीं पढ़ा तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल भी पढ़िए। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल कभी भी वर्क नहीं करता माइनर के ऊपर इन कोर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाउ मेनी मिनिमम पीपल विल फॉर्म अनलॉफुल असेंबली, इसका आंसर है 5। आप अनलॉफुल असेंबली के बारे में जरूर पढ़ें, आईपीसी के अंदर आपको पता चल जाएगा कितने लोग इसके अंदर होते हैं। आप एक और प्रिंसिपल का क्वेश्चन आ गया है, वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ अदर पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ द अदर पार्टी। तो ये बेसिकली फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या ऐसी रिलेशनशिप की बात हो रही है जहां पे आप दूसरी पार्टी को प्रेशराइज कर सकते हैं। डॉक्टर आस्क्स हिज पेशेंट टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹10 लाख फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज फीवर। द पेशेंट पेड एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख एंड प्रॉमिस्ड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर द ट्रीटमेंट। आफ्टर द ट्रीटमेंट द पेशेंट रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। द पेशेंट डिमांडेड द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम द डॉक्टर डिमांडेड द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम द पेशेंट रिफ्यूज्ड टू पे। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? द ऑप्शंस आर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल एज डॉक्टर इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, द कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट बाय द डॉक्टर, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द डॉक्टर, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल विदाउट द कंसेंट ऑफ द डॉक्टर। इसका आंसर दोस्तों बी है। आप अगर इसको फैक्ट को ढंग से पढ़ें और प्रिंसिपल को आप ढंग से देखें तो लिखा गया वेयर वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ अदर पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट इज अनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु वाज इन पोजीशन टू डोमिनेट द डिसीजन ऑफ अदर पार्टी। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं था उस पेशेंट के ऊपर। वो पेशेंट चाहता तो वो नहीं करा सकता, यानी वो ऐसी पोजीशन में नहीं था कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उस पर एनफोर्स करा सके। यहाँ पे कहीं पे भी फैक्ट में ऐसा नहीं लिखा गया है कि पेशेंट नहीं चाहते हुए भी वो पैसा दे रहा था या डॉक्टर ने पेशेंट को बोला कि ये इलाज नहीं कराया तो आप फंस जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जो पेशेंट है वो एग्री हुआ कॉन्ट्रैक्ट के लिए और उसने बाद में पेमेंट नहीं करी, तो ये बी के अंदर आता है द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द पेशेंट बाय द डॉक्टर। सो आप प्रिंसिपल को पढ़ के फैक्ट पे भी थोड़ा दिमाग लगाएं, तभी जाके आप इन आंसर्स के इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व कर पाएंगे। ओनरशिप इन अ प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू पोजेस, राइट टू यूज, राइट टू एलिनेट एंड राइट टू एक्सक्लूड others. Sale is complete when property gets transferred from the seller to the buyer। में दो चीजें लिखी गई हैं, आप देखें पहले लिखा गया है कि राइट टू ओनरशिप क्या है, उसके बाद लिखा गया है कि सेल कब कंप्लीट होती है। अब नीचे पूछा गया है ए सोल्ड हिज कार टू बी आफ्टर दिस बी रिक्वेस्टेड टू कीप द कार आफ्टर बी रिक्वेस्टेड ए टू कीप द कार इन हिज केयर ऑन बिहाफ ऑफ बी फॉर अ मंथ। अब यहाँ पे बोल रहे हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो नहीं हुई तो सेल तो नहीं मानी जाएगी, बट आप अगर ऊपर वाला पॉइंट देखेंगे तो ओनरशिप इन प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट टू पोजेस, यानी वो राइट टू पोजेस है, राइट टू एलिनेट एंड राइट टू एक्सक्लूड। तो राइट टू एलिनेट एंड राइट टू एक्सक्लूड भी जो है राइट ऑफ ओनरशिप में आता है। तो इसका आंसर है ए, सेल ऑफ कार इज कंप्लीट। ट्रांसफर नहीं हुआ बट ओनरशिप उसमें कंप्लीट है। प्रिंसिपल एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स इन ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट। द लॉ आल्सो प्रोवाइड नोबडी कैन कन्फर्म। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट असेंबली
पार्ट समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जा सकता जहां पे आप लीगली उसे एनफोर्सेबल करने से रोक रहे हो, यानी आप उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हो कि आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते या आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनता है इन 3 फीचर्स के साथ, जिसमें ऑफर का एक्सेप्टेंस जो हमने पढ़ा था कि एकदम एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होना चाहिए, वो हो जाए तो ऑफर पे एक्सेप्टेंस मिला के आपको बना देगा। एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल हो जाएगा तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो लीगली इनफोर्सेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि लीगली इनफोर्सेबल होना किसी एग्रीमेंट के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो हो ना हो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कहेंगे। तो यहां पे आप लिखा गया फैक्ट A and B enter into valid contract for renting certain services. A clause in the contract was that in case of dispute aroused out of the contract, it shall be referred to arbitration only. Is contract valid? दोस्तों उसके अंदर arbitration की बात करी गई है। मैं आपको बता दूं arbitration ही भी एक legally enforceable part है, एक legal structure का part है। तो arbitration माना जाएगा right step, legally माना जाएगा। तो contract में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि मतलब contract कहीं पे भी ऐसा नहीं बता रहा कि ये legally enforceable नहीं कर जाता। इसलिए आंसर B है, arbitration also valid dispute settlement machinery recognized by law and hence the entire contract is valid. So दोस्तों अगला क्वेश्चन है, the Constitution of India guarantees certain fundamental rights to its citizens. The Constitution also provides that these rights cannot be taken away by state even by law. For violation of this, person indirectly affected by the law may approach the High Court or the Supreme Court for the issuance of an appropriation writ. आपको पता ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स के थ्रू हम लोग किसी के भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट कोर्ट्स में जाके चैलेंज कर सकते हैं। वन ऑफ दीज राइट्स इंक्लूड द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन दैट एम्प्लॉयज टू द राइट टू ज्वाइन एन एसोसिएशन और नॉट टू ज्वाइन सच एन एसोसिएशन। तो फंडामेंटल राइट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एसोसिएशन फॉर्म करने का भी फंडामेंटल राइट के बारे में बात करी गई है। तो इसके अंदर ये बात कर रहे हैं, ओइंग टू सम इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय Zatu, XATU, वन ऑफ द सेवरल ट्रेड यूनियंस, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस में एक ट्रेड यूनियन थी Zatu, किस कंपनी में, AB Chemical Private Limited. The company issued a circular to all its employees that as far as possible the employees may dissociate with Zatu. Naveen is an employee of AB Chemical and currently general secretary of Zatu. Aggrieved by this circular, he लिटरली चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसका ऑप्शन आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर सी होगा, द प्रोहिबिशन अगेंस्ट एनी पोजीशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट एज फंडामेंटल राइट्स नॉट एप्लीकेबल टू एनी बॉडी अदर देन द स्टेट, हेंस नवी विल नॉट गेट रेलेवेंट। दोस्तों आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि फंडामेंटल राइट्स पे जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें सारी जो है वो स्टेट के रिलेटेड है। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ यूनियंस और ये सब अलाउड नहीं होता, क्योंकि हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन और यूनियंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही अलाउड है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी। आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली स्टेट वर्ड मेंशन किया गया होगा। दोस्तों 72 है, अकॉर्डिंग टू लॉ पर्सन इज डीम्ड टू हैव अटेन्ड एज ऑफ मेजॉरिटी when he completed the age of 18 except in the case of person where guardian of a minor's person or property has been appointed under the Guardian and Ward Act 1890। ये सब वैसे लिखा गया, अभी इसका मतलब रेलेवेंस कुछ भी नहीं होने वाला क्वेश्चन से। where the superintendence of minor's property is assumed by court wards। Indian law expressly for minor Indian law expressly literally don't ask minor to enter into contract, hence any contract entered into by a minor is void ab initio। मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के थ्रू एंटर होता है वो void होता है। ab initio का मतलब होता है शुरू से, बिगिनिंग से ही void होता है। whether other party was aware of his minority or not, ये मैं आपको बता चुका था कि अदर पार्टी को चाहे उसकी माइनॉरिटी का पता है या नहीं पता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दूसरी पार्टी माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही होने वाला है। फर्दर दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। तो ऐसा कभी भी जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड नहीं होता, मगर अगर उसको कुछ बेनिफिट उस कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहा है तो माइनर वो बेनिफिट ले सकता है इवन दो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और अगर वो बेनिफिट उसे मिल चुका है तो। अब यहाँ पे लिखा गया है कि लाल एग्जीक्यूटिव प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ गुरुदत्त एज 16। तो गुरुदत्त एक माइनर था, stating that he would pay गुरुदत्त sum of ₹2 lakh when he attains the age of majority। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में जब हुआ, जब गुरुदत्त माइनर था, तो लीगली देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होना चाहिए। बट मैं आपको ऑलरेडी क्या बता चुका हूं और मैंने अपने पिछले क्वेश्चन भी बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट माइनर से, तो अगर माइनर उससे बेनिफिट हो रहा है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनर वो बेनिफिट ले सकता है। बट अगर वो बेनिफिट दूसरा बंदा ले जा रहा है तो उसे वो रिटर्न करना पड़ेगा माइनर को। तो इस केस में देखिए गुरुदत्त को कॉन्ट्रैक्ट जो वो माइनर एज पे हुआ मगर उसका बेनिफिट उसे मिलना था, तो क्या आप गुरुदत्त इसके लिए लीगल पोजीशन क्या होने वाली है? तो इसका जो लीगल पोजीशन वो सी है, अ प्रॉमिस नॉट ड्यूली एक्जीक्यूटेड फेवर इन माइनर इज नॉट वर्ड एंड कैन बी सूड अपॉन बाय हिम बिकॉज he thought incompetent to contract may accept a benefit even though because he is incompetent to contract then also he can accept benefit out of it।
तो दोस्तों अब आ चुका है बोना वैकेंशिया। अब ये लैटिन टर्म्स आ चुकी हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में लैटिन टर्म्स पता नहीं मॉक टेस्ट में दी थी या नहीं दी थी, बट अब मैंने इस पेपर में कुछ लैटिन टर्म्स दी हैं, क्योंकि लैटिन टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस में। तो अब यहाँ पे लैटिन टर्म आ चुकी है बोना वैकेंशिया। दोस्तों बोना का मतलब अगर आप लैटिन में देखें, कभी कभार लैटिन के आप सारे वर्ड्स कोशिश जितनी भी कर लें आप उनको याद करने की, लर्न करने के लिए, बट लैटिन आसान नहीं है लर्न करना और बहुत टफ होता है। तो कुछ आपको रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, कुछ आपको वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काफी जगह आपने सुने हुए हो, तो आपको उनके वर्ड्स के नियर अबाउट एक मीनिंग निकालना पड़ता है। आपने सुना होगा बोनाफाइड इंटेंशन। बोनाफाइड इंटेंशन का मतलब होता है गुड इंटेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बोना वैकेंशिया। बोना का मतलब होता है गुड। तो अब देखिए पूरे ऑप्शन में गुड कहां पर है, नीचे है ना, गुड्स दैट हैव नो ओनर। तो इसका मतलब यही है, बोना वैकेंशिया का जो मतलब होता है वो होता है गुड्स दैट हैव नो ओनर इन पैरीडेलिक्टो। तो दोस्तों पैरी का मतलब होता है इक्वालिटी। वो कहते हैं ना पैरिटी होनी चाहिए किसी चीज में, तो पैरी आता है इक्वालिटी से। अब आप देखिए यहाँ पे इक्वल वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग देखेंगे डी ऑप्शन लिखा है, वेयर बोथ पार्टीज डिस्प्यूट आर इक्वली एट फॉल्ट। तो ये पैरीडेलिक्टो का मतलब होता है जहां पे दोनों पार्टियां इक्वली डिफॉल्ट पे होती हैं। अगला क्वेश्चन है पर इनक्यूरियम। पर इनक्यूरियम दोस्तों बेसिकली एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है मिस्टेकन डिसीजन। पर इनक्यूरियम यूज करा जाता है तब जब कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जिसमें वो प्रेसिडेंट को फॉलो ना करे या किसी लॉ को फॉलो ना करे, तो तब कहा जाता है पर इनक्यूरियम। पर इनक्यूरियम हो गया। इसी तरीके से कुछ ऐसे लीगल वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको जरूर याद करें। अगला है लेक्स लोकी। दोस्तों लेक्स का मतलब जो लैटिन में लॉ होता है, लोकी का मतलब होता है लोकेशन। तो लॉ ऑफ अ प्लेस इज द राइट आंसर ऑफ इस। पैरी पासू में आपको पैरी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इक्वलिटी के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पे इक्वल बीम बात करी गई ऑन इक्वल फुटिंग, तो पैरी पासू का होता है ई ऑन इक्वल फुटिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि इफ इन अनसर्टेन कोड द वर्ड मिलिट्री इज रिटन एज 1 2 3 2 4 5 6 7, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। देन इन द सेम कोड द वर्ड टेल विल बी रिटन एज। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले लिख लेना है वो वर्ड जो वहाँ पे लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे मिलिट्री लिख लेता हूँ ऐसे करके, और उसके बाद फिर आपने जो वर्ड्स मिलिट्री के लिए जो कोड यूज करेंगे, ऐसे कोड वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप इनको ऐसे करें जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इसमें आप फिर आप जो कोड है उसको साइमल्टेनियसली लिख लें 1 2 3 2 4 5 6 7। तो ये ऐसे ऐसे आ गया है। दोस्तों कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि इसका पैटर्न इसी में से ही आ जाता है, तो नहीं तो कई बार आपको ABCD पूरी लिखनी पड़ेगी Z तक, तो पैटर्न कई बार उसमें से मिलता है। मगर इस वाले क्वेश्चन में देखिए पैटर्न इसी से ही आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि टेल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो T है उसके लिए यूज किया गया है 4 को, तो मैं लिखूंगा 4। यहाँ पे A के लिए यूज किया गया है 5, तो मैं लिखूंगा 5। यहाँ पे I के लिए यूज किया गया है 2, तो मैं लिखूंगा 2। और यहाँ पे L के लिए यूज किया गया है 3, तो मैं लिखूंगा 3। तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए C 5 4 5 2 3। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर C है 4 5 2 3। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 27 मार्च वॉज संडे, व्हाट वॉज द डे ऑन 27th ऑफ जून 2011। सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कैलेंडर्स के बारे में और उनकी डेट्स के बारे में पूछा जाए, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस में फाइंड करना है जो भी नंबर ऑफ डेज हैं फ्रॉम डेट 1 टू डेट 2। तो कितने नंबर ऑफ डेज हैं पहले आपको वो फाइंड करने हैं। आपको 2 डेट्स दी गई हैं, पहली डेट आपको दी गई है 27 मार्च, ठीक है, और उसके बाद दूसरी डेट आपको दी गई है 27 ऑफ जून। तो इन दोनों डेट्स के बीच में कितने डेज हैं पहले आप वो फाइंड करिए। तो हम फाइंड करते हैं मार्च से पहले, तो हम अप्रैल में घुस जाते ताकि इजी हो जाएगा। तो इट्स 28th ऑफ मार्च, 29th ऑफ मार्च और 30th ऑफ मार्च। क्या मार्च 31 का मंथ होता है? नहीं, मार्च 31 का मंथ आपको अगर पता हो तो आपने ये तरीका देखा होगा। इसके अंदर आ जाता है ऊपर वाला जो होता है वो 31 होता है, नीचे वाला 30 होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो यहाँ मार्च आ रहा है, हाँ, तो मार्च 31 वाला होता है, तो इसमें 31 मार्च आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे 4 दिन तो देखिए यही हो गए, 4 डेज। उसके बाद आ गया आपका अप्रैल, अप्रैल 30th का महीना होता है तो हम 30 लिख लेते हैं। उसके बाद आ गया मई, मई जो होता है वो 31 का डेज का होता है तो 31 लिख लिया। उसके बाद आ जाएगा जून, तो जून में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 27 डेज तक की बात है, क्योंकि 27 की डेट हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 4 यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, तो आप इसे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 5 और ये 7 है 12, तो आपका ये हो गया 12, ऊपर 3 3 6 7 और 3 3 6 7 और 2 92। तो जब आप 92 को
जब आपके पास टोटल डेज आ गए जो उसके बीच में है, यानी इन मिड ऑफ वो है, तो आपने अब क्या करना है, इन टोटल डेज को आपने करना है डिवाइड बाय 7। आपने ऑड डेज फाइंड करने हैं दोस्तों। कैलेंडर के गेम है ऑड डेज फाइंड करने का, यानी जो 7 डेज से जो आप डिसाइड कर रहे हैं उनसे ऑड डेज कितने आ रहे हैं, तो ऑड डेज हमेशा आ जाते हैं इक्वल टू डिवाइड बाय 7। तो जब आप इसको डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 1 जा 7, 22 7 13, तो 13 से 91 आ जाता है, यानी इसका जो एक है वो ऑड डे है, एक डे ऑड है। तो 27 मार्च को वो क्या कह रहा है, 27 मार्च को वो कह रहा है कि संडे है। तो ऑड डे का मतलब क्या होता है, जो डिविजिबल बाय 7 है, यानी अगर 7 से डिविजिबल हुआ तो संडे ही रिपीट हो जाएगा वापस, बट अगर डिविजिबल बाय 7 नहीं है तो ऑड डे आएगा। और ऑड डे क्या होता है, उसके अगले दिन बनते जाते हैं। तो जब यहां पे लिखा है +1, तो जब हमारा ऑड डे +1 आया है, यानी संडे का एक दिन अगला उस दिन होने वाला है, तो उस दिन होने वाला है दोस्तों मंडे। तो हमारा जो आंसर है वो यहां पे है मंडे। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ चुका है, अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड बॉय एज son as a son of the daughter of as a son of the daughter of the father of uncle and the boy to girl is। दोस्तों रिलेशनशिप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाते हैं बहुत सारे जगहों पे, इसलिए इनको सबसे अच्छा करने का तरीका ये है कि आप पहले इनमें से एक ऐसा रिलेशन फाइंड करें जो कि जो उसका न्यूक्लियस होने वाला है। तो आप मैं देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे, गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज अ सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है जो बॉय है, जो लड़का है वो सन है ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल। तो जो उसके अंकल है उसके फादर, यानी जो अंकल उसके हुए, यानी उसके पापा के भाई हुए, मैटरनल अंकल मैटरनल लिखा होता अगर मम्मी के भाई होते, तो यहाँ पे लिखा अंकल, तो उसके फादर के जो अंकल का बेटा है, यानी जो सन है, द बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर। तो जो सन है वो उसके फादर की जो सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, तो उसके अंकल की जो डॉटर है, यानी उसके चाचा ताऊ की जो डॉटर है उसका वो लड़का है। और तो वो उसका क्या हुआ, यानी मेरे चाचा जी का जो लड़का है वो मेरा क्या हुआ, भाई। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, ब्रदर। तो ब्रदर इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस में आप हमेशा न्यूक्लियस फाइंड करिए, तो इसमें न्यूक्लियस द फादर ऑफ हर अंकल, उसमें से आप इसको निकालें। तो एक और क्वेश्चन आ गया है रिलेशनशिप का, व्हेन रिचा सॉ रमेश, तो उसने जब रमेश को देखा, ही कॉल्ड ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माई डॉटर। तो यहां पे अब आप देखिए जो न्यूक्लियस रिलेशन है वो फादर ऑफ माई डॉटर। तो मेरी डॉटर का फादर कौन हुआ, यानी वो रिचा का कौन हुआ, वो उसका हस्बैंड हुआ। तो उसके हस्बैंड का सन रिचा का क्या होगा दोस्तों, उसका हस्बैंड का सन रिचा का भी तो सन ही होने वाला है। तो इसका आंसर है डी। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, बट मैंने आपको क्या बोला, जब आपको ऐसे रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन यू हैव टू गेट टू द न्यूक्लियस रिलेशनशिप। और इसमें न्यूक्लियस रिलेशनशिप है जो सन है, ही रिकॉल्ड हिम द सन ऑफ फादर ऑफ माई डॉटर। तो फादर ऑफ माई डॉटर यानी मेरी बेटी का जो बाप है, यानी वो उसका पति होने वाला है रिचा का, क्योंकि उसकी बेटी का पति है, तो उसका जो सन है वो रिचा का सन होने वाला है। दोस्तों अब आ जाते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे। सुनील्स स्कूल बस इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन इट रीचेस हिज स्कूल। After starting from Sunil's house, it turned right twice and then left before reaching the school. What direction the bus was facing when it left the bus stop in front of Sunil's house? दोस्तों यूजुअली क्या होता है कि आपको क्वेश्चन की बिगनिंग में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन बता दी जाती है, मगर इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर जो एंड पॉइंट है, यानी जहां पे बस खत्म हुई है, डायरेक्शन उसकी बता दी गई है। बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक डायरेक्शन के जानने से फर्क पड़ता है, और वो डायरेक्शन हमें एंड पॉइंट पे बता दी गई है। वो ये है कि जो बस है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है, यानी आपको पता है ऐसे डायरेक्शन क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यू जस्ट हैव टू राइट डायरेक्शंस ऑन वन साइड ऑफ ए पेज। तो मैंने नॉर्थ साउथ लिख दिया है एंड वेस्ट एंड ईस्ट लिख दिया है। तो जो बस है वो इस तरफ फेस कर रही है। अब वो बता रहे हैं कि जो अपना सुनील है उसके घर से जो बस चली उसने पहले 2 राइट लिए देन एक लेफ्ट लिया। तो चलो मैं मान लेता हूं कि बस कुछ इस डायरेक्शन में चली होगी, तो उसका पहला राइट क्या हुआ जो मैंने उस दिन आपको बताया था, पहला राइट उसका ये हुआ। फिर मान लेते उसने एक राइट और लिया, अब जब उस डायरेक्शन में जा रही है तो उसका दूसरा राइट क्या होगा, वो यहाँ पे होगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्कूल, तो उसने फिर क्या लिया, एक लेफ्ट लिया। तो दोस्तों उसका लेफ्ट कहाँ पे होगा, उसका लेफ्ट होगा यहाँ पे। तो दोस्तों अब वो जब स्कूल की तरफ पहुंची है तो ये पॉइंट उसका नॉर्थ होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि भैया नॉर्थ इधर है, तो साउथ यहाँ हुआ आपका, ईस्ट इधर हुआ और वेस्ट यहाँ हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जो बस चली थी जब उसके घर से सुनील के, तो वो कहाँ से चली थी। दोस्तों सुनील का घर यहाँ पे था,
ठीक है, मैं मान लेता हूं तो बस जब चली थी तो वो बस इस समय कहां पे फेस कर रही थी, दैट बस वॉज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। आपने देखा ना वेस्ट कहां पर है, वेस्ट यहां पर है, तो दैट बस वॉज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। तब उसने पहला जब राइट लिया, फिर उसने एक राइट और लिया, फिर उसने लेफ्ट लिया, तो जो इसका आंसर है वो आंसर है सी, द बस वॉज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। ये बहुत ईजी वे था इसको करने का, आप डायरेक्शन को लिख लीजिए एंड दैट वुड बी गुड टू गो। दोस्तों अब आ चुका है कोड लैंग्वेज के बारे में। कोड लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। कोड लैंग्वेज में इन्होंने बताया है अबेंडन को किस तरीके से लिखा गया है, इन लोगों ने बताया है आपका बोर को किस तरीके से लिखा गया है, इन लोगों ने बताया बेसिल को किस तरीके से लिखा गया है। तो मैं आप लोगों को अब ये बताता हूँ इस ऐसे क्वेश्चंस का, कोडिफाइड वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले जैसे हमने लास्ट टाइम डिजिटल क्वेश्चन वाले में किया था, इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि जो उन्होंने वर्ड लिखा है उन वर्डों का कोड क्या लिखा गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबेंडन, ABANDON, और इनको लिखने का तरीका है कि इनके नीचे लिखिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपसे कोई वर्ड मिस नहीं हुआ। तो इसमें क्या लिखा है, आर ओ, इसमें है RAM, सॉरी यहाँ पे A आएगा, ठीक है, RA, फिर M है, यहाँ पे M आएगा, देन दे सिंग OIM, सो यू गेट एवरी वर्ड बिलो अनदर वर्ड। तो ये तो पहला वाला है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा दे सिंग कि बोर को BORE को उन्होंने लिखा है RITS, रेट्स, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड में ये लोग कह रहे हैं कि बेसिल को लिखा गया रैबट, तो BASIL, तो RABUT, तो ये आप देखिए एक के नीचे एक आ गया। अब ये वर्ड पूछ रहे हैं कि भैया देन व्हाट इज ओरिजिनल वर्ड ऑफ द कोड बिटाऊ। तो दोस्तों अब हमें ओरिजिनल वर्ड फाइंड करना है। यूजुअली क्या होता है कि हमको पूछा जाता है कि आप लोग बताएं कि भैया इस कोड से वर्ड क्या बनेगा, बट ये ऑलरेडी कोड है, अब इसका हमको ओरिजिनल फाइंड करना है, वो एक क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, ना कि ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि जो कोड है उसका उल्टा क्या है। तो बी का जो है वो क्या है, एस है। आप देख लीजिए बी का एस है, तो यहां पे आएगा पहले एस। अब अगला वर्ड है आई, आई का उल्टा क्या है, ओ, तो यहां पे आएगा ओ। अगला है टी, तो टी का उल्टा क्या है, यहां पे हम देख लेते हैं, टी का उल्टा है एल, तो दोस्तों यहां पे आएगा एल। अब आप देख सकते हैं यू, यू का उल्टा क्या है, यू का उल्टा है आई, तो यहां पे आएगा आई। दोस्तों अब अगला हम लोग देख लेते हैं ओ, तो ओ का उल्टा क्या है, ओ का उल्टा है देखिए डी, तो यहां पे आएगा डी। तो जो हमारा वर्ड है वो है सॉलिड, तो द आंसर इज बी सॉलिड। तो सॉलिड आंसर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आपका आंसर सॉलिड आया देन यू आर गुड टू गो। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है अल्फाबेट्स के ऊपर। इसमें सीरीज दी गई है अल्फाबेट्स की और हमारे को वो सीरीज सॉल्व करनी है और फिर बताना है कि भैया क्या है उस अल्फाबेट के जो मिसिंग सीरीज है उसके बीच में कौन सा वो अल्फाबेट का पेयर आएगा। मैंने आपको बताया था जब DOLLB का सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि भैया अल्फाबेट्स का आपका ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ का मतलब आपका कि ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी ऑफ न्यूमेरिकल्स, दैट कैन ऑल्सो कम ऑफ वर्ड्स। तो अब आप देख सकते हैं ये अल्फाबेट्स की सीरीज आ चुकी है, इसमें डुअल वर्ड दिए गए। इन द सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स गिवन बिलो विच इज द मिसिंग अल्फाबेट सीरीज, AX, DU, GR और डैश एंड देन ML। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं AX, DU, GR डैश ML। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको आराम से करना है, कोई जल्दबाजी इन पे नहीं करनी, लिखना जरूर है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपका होता है तो आप क्या करें, पहले ना साइड में अपना ABCD लिख लीजिए, ABCDE FGHIJKLMNOPQRST UVWXYNZ। दोस्तों इसलिए मैं लिख रहा हूं ABCD क्योंकि पैटर्न हमें यहीं देख के पता चल जाएगा। अब आप देखिए यहां पे लिखा है ए के बाद नीचे से X लिया हुआ है, ठीक है। अब अगला वर्ड जो है वो 2 छोड़ के D है, फिर उसके बाद यहां से 2 छोड़ के U है, आप देखिए DU, फिर इसके बाद 2 छोड़ के G है और यहां से 2 छोड़ के R है। तो आप देखिए पैटर्न ये हो रहा है कि जो भी वर्ड यहां पे प्रीवियस लिखा गया है उसके 2 छोड़ के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वो ले रहे हैं। तो अब यहां पे GR है, तो G का 2 छोड़ के है J, यानी पहला वर्ड होना चाहिए J, और यहां से R का 2 छोड़ के है MNO, सो ये होना चाहिए JO। तो इसका जो अल्फाबेट आना चाहिए वो होना चाहिए JO, और जो इसका राइट आंसर है वो भी है JO। तो 84 को आपने ऐसे करना है। दोस्तों अब अगला आपका आ चुका है सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस। सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस
पिछले साल नहीं आए, बट सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है और मैक्सिमम टाइम उसके क्वेश्चंस आते रहे। तो आइए अब हम सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है नो पैरट्स आर ब्लैक, तो पहले आप बना लीजिए पैरट का सर्कल, और ये बन गया पैरट का सर्कल। ये कह रहा है नो पैरट आर ब्लैक, तो ये आपने लिखा है यहाँ पे ब्लैक। अगला है ऑल क्रोज आर ब्लैक, तो आप देखिए क्रोज जो है वो सारे ब्लैक हैं, तो उनको आप डाल लीजिए यहाँ पे, तो ये आ गया क्रोज आपका। अब आपका कुछ ऐसा स्फेरिकल बन जाना चाहिए कि ऑल क्रोज आर ब्लैक, नो पैरट्स आर ब्लैक। तो अब आपने इसमें सुनना है कि कंक्लूजन क्या है, नो क्रोज आर पैरट, तो वो कह रहा है कि कोई भी क्रो पैरट नहीं है। दोस्तों यही फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि क्रो जब ब्लैक के अंदर है और कोई भी ब्लैक जब पैरट नहीं है तो क्रो भी पैरट नहीं हो सकता। सम पैरट्स आर नॉट क्रो, सम पैरट आर नॉट क्रो, ऐसा नहीं है। जब हम पहले बोल चुके हैं कि क्रो जो है वो ब्लैक के अंदर है तो वो कैसे पैरट हो सकते हैं। अगला है नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, सम क्रोज आर नॉट पैरट। दोस्तों इसका जो आंसर है वो ए है, ए यानी फर्स्ट जो है ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नो क्रोज आर पैरट, क्योंकि जो क्रोज है वो ब्लैक के अंदर है और ब्लैक जब कभी भी पैरट नहीं हो सकता तो क्रोज कैसे पैरट हो सकते हैं। दोस्तों then again we have this 86 question which is of age questions। तो दोस्तों ये बेसिकली जो एज के क्वेश्चंस होते हैं ये आपका डबल वेरिएबल्स होते हैं। डबल वेरिएबल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा दो इक्वेशंस बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे हम लोग एक बारी चेक कर लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, फिर उस बेसिस पे हम लोग अपनी इक्वेशंस बनाते हैं। ये कह रहे हैं एज ऑफ फादर 10 years ago was 3 times that the age of his son। तो आप देखिए जो एज ऑफ फादर है, पहले हम लिख लेते हैं कि जो फादर की एज है वो x है, तो फादर की एज को हमने x ले लिया। प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज हो गई वो फादर की क्या है, x है। और उसके बाद जो प्रेजेंट एज ऑफ सन है वो क्या हो गई, वो हो गई y, तो ये हमने यहाँ पे y ले लिया। अब देखिए प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y। अब हमने इसको क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। तो जो 10 साल पहले क्या होगा, 10 years ago, तो जो फादर की एज है वो भी 10 साल कम होगी, बिल्कुल। अब इक्वेशन बना रहे तो इक्वल टू लगा लेते हैं, सन की एज जो होगी वो क्या होगी, 10 साल कम होगी। अब वो कह रहा है कि फादर की एज जो सन की एज से थी वो 3 टाइम्स से 10 गुना। तो दोस्तों जब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब हम इक्वल टू लगा रहे हैं, तो अगर मैं फादर की एज जो 3 गुना थी, यानी सपोज मान लेते हैं अगर फादर की एज 30 थी और बच्चे की एज 10 थी, तो ये कभी इक्वल हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सन की एज को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 30 = 30। तो यही इक्वेशन के साथ होता है। आपने अगर इसको इक्वल बनाना है तो आपको सन की एज इक्वल करनी पड़ेगी, और सन की एज इक्वल कैसे होगी, 3 टाइम्स, तो आप उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 10 = 3y - 30। तो ये आपकी आ गई दोस्तों पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 10 साल बाद की एज जो है फादर की, यानी x + 10 और सन की, वो फादर की डबल है। फिर से मैंने क्या बोला, अगर आपने इक्वल टू लगाना है तो आपको इन दोनों साइड्स को LHS = RHS करना पड़ेगा, और उसको कैसे करेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों क्या हो गया, x + 10 = 2y + 20। अब आप ये देखिए ये आ गई आपकी दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे तरीका क्या होता है, इनको माइनस वाले तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए x - 10 = 3y - 30। ये क्या है, x + 10 = 2y - 20। माइनस के में क्या होता है, ये माइनस हो जाता है नीचे सारा। तो देखिए माइनस पे मैंने साइन के चेंज कर दिए हैं। अब इसका इक्वेशन कैसे होगी, x से x कट जाएगा, ये हो गया -20, ये हो जाएगा 3 - 2y = y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, अगर ये यहाँ पे माइनस होता है हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया -10, ये हो जाएगा आपका -10। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही यहाँ पे अपना सही हो गया। 2y सॉरी ये प्लस था, सॉरी ये प्लस था, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ऊपर से क्या हो गया -50, तो ये आ गया आपका -50। सो दोस्तों जब ये -50 उधर जाएगा ये हो जाएगा प्लस 50 -20 = y। तो जो y आ गया वो आपका कितना आ गया 30। अब आप y को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो जब मैं y को किसी भी इक्वेशन में डालूंगा तो जो फादर की एज है वो आ जाएगी 70। देखिए डाल के देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है मैं कहीं गलत डाल रहा हूँ तो मैं इस इक्वेशन में डाल लेता हूँ कि x + 10 वाली में। तो देखिए मैंने y यहाँ पे क्या डाल दिया 30, तो 30 + 60 कितना हो गया 32 जो कितना हो गया 60 + 20 हो गया 80 फिर ये 10 हो जाके माइनस हो गया तो हो गया 70। तो अब इनके उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट आर द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज की रेशियो क्या होगी, x/y। हमारे पास x जो है वो आ चुका है 70, y आ चुका है 30, तो क्या हो गया 70/30 दैट इज 7:3। तो जो करंट रेशियो है वो आ गई है 7:3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आंसर जो डी है दैट इज द राइट आंसर।
the current age of father, the ratio of the father and son's age is equal to 7:3. तो ये एक तरीका है, आपने जब भी डबल वेरिएबल आ जाए यू हैव टू मेक 2 इक्वेशंस एंड देन सॉल्व इट बाय दिस वे. सो दोस्तों अब आ गया है स्टेटमेंट, फिर से सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया है. सिलोजिज्म का क्वेश्चन कह रहा है 87th क्वेश्चन जो कह रहा है मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड्स. दोस्तों ये मोस्ट वाला क्या है ना, ये सम ही है, यानी इसमें आपने जो इसका सर्कल बनेगा वो सम जैसा ही बनेगा. तो मोस्ट सीपीयू, तो ये जो सीपीयू हैं आर कीबोर्ड्स, तो ये सर्कल ऐसा ही बनेगा इनका जो इकट्ठा वाला होता है. तो ये कीबोर्ड हो गए, ठीक है. अब इसका है नो कीबोर्ड इज माउस. तो जो कीबोर्ड है, कोई भी कीबोर्ड है वो माउस नहीं है, यानी कोई भी कीबोर्ड जो है वो माउस नहीं है. ऑल माउस आर सीपीयू. ओहो, तो ये सर्कल थोड़ा चेंज होगा. तो अब क्या हो गया, सीपीयू के अंदर ही माउस है, यहाँ पे माउस आ जाएगा और ये सीपीयू है. और कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड तो अपना मोस्ट था तो कीबोर्ड ये आ गया, तो ये आपके पास हो गया. तो ये वाला सर्कल नहीं बनेगा, इसका जो असली सर्कल है वो ये वाला होने वाला है, ठीक है. अब इसके अंदर ये पूछ रहा है, कंक्लूजन्स आ चुके हैं, सम कीबोर्ड्स आर सीपीयू. तो दोस्तों सम कीबोर्ड आर सीपीयू, हाँ फर्स्ट तो ठीक है, क्योंकि जो कुछ सीपीयू कीबोर्ड्स हैं, यानी कुछ कीबोर्ड्स हैं वो सीपीयू होने वाले हैं. देखिए, देख रहे हैं आप ये वाला पार्ट. वो कह रहा है ऑल सीपीयूज आर माउस. ऑल सीपीयूज आर माउस नहीं, जो दूसरा है वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि ऑल माउस आर सीपीयू, ऑल सीपीयू और माउस नहीं बोला उसने. नो माउस इज अ कीबोर्ड, नो माउस इज अ कीबोर्ड, ये तो ऑलरेडी बोला ही था उसने कि ऑल कीबोर्ड्स आर नॉट माउस, तो ये भी सही होने वाला है. और अगला कह रहा है सम माउस आर कीबोर्ड. नहीं, हो ही नहीं सकता, जब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ऑल दैट नो माउस इज कीबोर्ड, तो ये क्वेश्चन भी गलत है. तो इसमें दोस्तों 1 और 3 फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो होने वाला है थर्ड इज द राइट आंसर. तो आप लोग थर्ड पे टिक लगा दीजिए और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा दोस्तों. तो ये तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब अगला क्वेश्चन जो आ चुका है 88, वो कह रहा है ऑन जनवरी 5 आरबीआई इशूड अ न्यू नोट. ये अब मैं करंट अफेयर्स पे आ चुका हूं, तो इसके अंदर अब बोल रहे हैं कि ऑन जनवरी 5 आरबीआई इशूड द न्यू नोट. और वो न्यू नोट कौन सा था जो उन्होंने नया निकाला. आपने देखा होगा अभी नए नए नोट आ रहे हैं 20 के 100 के, कलर चेंज कर करके. तो आरबीआई ने 5 जनवरी को जो नया नोट निकाला दोस्तों वो था 10 रुपीज का. तो 10 रुपीज का जो नोट आया नया वो निकाला गया है जनवरी 5 को. अगला क्वेश्चन, द स्टेट वेयर द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. द आंसर इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में कंट्री की सबसे पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी करी गई है. दोस्तों एक करंट अफेयर्स हैं, आप लोग बोलते हैं सर करंट अफेयर्स कहां से करें, कहां से करें. आप करंट अफेयर्स इन मॉक टेस्ट से करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं. आप इन करंट अफेयर्स को लिखें, नहीं आता तो इनको याद करें. अगला है विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर. दोस्तों टॉप इंस्टीट्यूट की जब बात आती है, आईआईटी बॉम्बे इज द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ our country. तो IIT Bombay is the right answer. दोस्तों which state government has launched scheme to help small and petty vendors and artisans and rupees 370 crore credit to 3.7 lakh small traders as interest free loans. तो दोस्तों ये काम आंध्र प्रदेश में किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा. तो ये इसका जो राइट आंसर है दैट्स बी, आंध्र प्रदेश. विच यूनियन टेरिटरी रिजर्व ऑल जॉब्स फॉर द रेजिडेंट ऑफ द रीजन. देखिए पहले यूनियन टेरिटरी देख लीजिए, यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप. तो अभी रिसेंटली ये लद्दाख ने ये काम करा है, अपनी सारी जो जॉब्स है उन्होंने रिजर्व कर दिए फॉर द लोकल पीपल, लोकल रेजिडेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बेसिस पे. नेम द इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज शेफ डे कैबिनेट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ 76 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली. तो इंडियन जिसको 76 सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट शेफ डे कैबिनेट अटेंड करा बनाया गया वो है के नागराज नायडू. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है. फर्स्ट एडिशन ऑफ टुडे अरब इंडिया एनर्जी फोरम वाज हेल्ड अंडर द को चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया एंड. तो अरब कंट्रीज की बात हो रही है, मोरक्को, ओमान, सीरिया तो नहीं हो सकता, इसमें आंसर है मोरक्को. तो मोरक्को में हुआ था चेयरमैनशिप ऑफ अरब कंट्रीज एंड इंडिया का. Ukhana Khurelsic has been elected as the president of which country. तो दोस्तों एक करंट अफेयर्स है, द आंसर इज मंगोलिया. करंट अफेयर्स में दूसरी कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन हो रहा है, अभी रिसेंटली इजराइल का हुआ था, उसका नया प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन बना है, प्राइम मिनिस्टर कौन बना है. उसी तरह से नेपाल का हुआ था, उसका नया प्राइम मिनिस्टर भी कौन बना है. ये 2-3 करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आसपास के लोकल इलेक्शन जरूर देखें अदर कंट्रीज के. विच कंट्री फॉर्मली एग्जिट फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स विड्रू. सो दोस्तों इसका आंसर है रशिया. ओपन स्काइज जो ट्रीटी है वो किस बारे में बात करती है, आप इसके बारे में जरूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी होती कौन सी है. ऐसे ही प्रकार की कई सारी ट्रीटीज हैं, वो किस किस
टॉपिक्स पे की जाती हैं वो वाले ट्रीट्स को करना बहुत जरूरी है। अगला है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनूप चंद्र पांडे। आपको पता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं पूछा, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर पूछा है। तो अभी इलेक्शन कमिश्नर अरुण चंद्र पांडे अपॉइंट हुए, अनूप चंद्र पांडे सॉरी। हु हैज बैक द नंबर 1 स्पॉट ऑन टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। डिजायरेबल वुमेन थी या नहीं थी वो मुझे नहीं पता, बट वो इस टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में आई थी, एंड दैट इज द राइट आंसर, डी, रिया चक्रवर्ती। हु हैज बीन रिअपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 2 years विद अफेक्ट फ्रॉम 2022। तो यहाँ पर डिप्टी गवर्नर की बात कर रहे हैं, गवर्नर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप गवर्नर पढ़ के जाएंगे, डिप्टी पूछ लेंगे, बस यही कहानी है पूरे के पूरे एग्जाम्स की। तो इसलिए मेक श्योर आप एक एक पॉइंट करके जाए करंट अफेयर्स में। डिप्टी और मेन, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। इसका आंसर है एम के जैन, बी इज द राइट आंसर। Who was awarded man of the series of historic border Gavaskar Trophy? That is a very good question. अगर आप स्पोर्ट एंथुसियास्ट हैं, आपको उसका आंसर पता होगा। द आंसर वाज पैट कमिंस। लोग सोचेंगे ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज ने भी बहुत सारी विकेट ली थी। ऋषभ पंत हैव स्कोर्ड वैल्यूएबल रन्स। मार्नस लबुशेन का तो मुझे इतना नहीं पता, बट द राइट आंसर इज पैट कमिंस। सो तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे के सारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस पूरे मॉक टेस्ट को बहुत एंजॉय करा होगा और बहुत सारी चीजें आपको इस मॉक टेस्ट के थ्रू सीखने को मिली होगी। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर क्वेश्चंस, अटेम्प्टेड योर क्वेश्चंस you got correct answers for, and also the questions which you have got wrong answers for, ताकि हम लोग एक कम्युनिटी की तरह इस पे देख पाएं कि हमारे सारे के सारे यार दोस्त साथी वगैरह कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना कौन कहां पर है। अगर आपसे कोई नीचे होगा तो उसके अंदर इंस्पिरेशन आएगी आप जितने क्वेश्चंस राइट करने की, और अगर आपके क्वेश्चंस थोड़े कम ठीक होंगे तो कम से कम दूसरे बंदों को लगेगा कि मेरे जितना ही तो किसी और बंदे का गलत है। तो दोस्तों डू राइट योर क्वेश्चंस कि आपके कितने सही क्वेश्चंस थे, कितने गलत क्वेश्चंस थे, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट मी ऑन माई ईमेल आईडी। दोस्तों मैं 100 ऑफ ईमेल्स मेरे को रोज आते हैं, आई ट्राई टू रिप्लाई मोस्ट ऑफ देम, बट अगर मुझसे कुछ मिस हो जाता है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और साथ के साथ आई एम मेकिंग श्योर कि आप लोगों को और मॉक टेस्ट मिलते रहे, तो आई एम वर्किंग ऑन मॉक टेस्ट एज वेल। अगर मैं सारे के सारे ईमेल्स इन सब पे लगा रहूंगा तो आई वुड बी एबल टू मेक दोज वीडियोस फॉर यू। तो आप लोग कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेरीज अपने कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हम लोग खुद भी रिप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे भी आपका रिप्लाई क्वेश्चंस का कर जाते हैं बहुत सारी जगहों पे, आई हैव नोटिस। सो दोस्तों विद दिस सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।